आज हमने दो तीन मुद्दों पे फिर बात करनी है। पहला मुद्दा हमारा ये है कि क्या सारे 3 स्टार या 4 स्टार जर्नैल वो बुरे होते हैं या कोई अच्छे भी होते हैं, ये बात करेंगे। उसके बाद इस्लामाबाद में ट्विन टावर्स हैं, उनका मसला बना हुआ है कि वो गैर कानूनी हैं और जो है ना वो उनको गिराया जाए, पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन कमेटी क्यों बन जाती है फौरन, ये आपको बताना है। तीसरा मुद्दा है कि जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं मेरे जो है ना वो बहन भाई माए बुजुर्ग, तो उनको रेट बताना है सीडीए का। ये मैं नहीं बता रहा, ये जो मुल्क का वीर दाखिला है और दूसरे नंबर का सबसे ताकतवर बंदा है, उसने जो है बताया है। तो मैंने कहा अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान में या स्पेशली इस्लामाबाद में, तो आपको मैं रेट बता दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, आप लोग जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 मई और 2026 की आज तारीख है और दिन है हफ्ते का। मैक्सिमम लोगों का वीकेंड होगा, अच्छी बात है, रिलैक्स करें और अपनों के साथ थोड़ा वक्त बिताएं। उस दिन भी मैंने एक जो वीलॉग था उसमें बताया था कि इंसान के जो बोलने की शरह है ना वो बहुत कम हो गई है। कम लोगों ने वो वीलॉग देखा था क्योंकि उसमें बहुत काम की बातें थी। बोला करें, बोला करें दोस्तों के साथ, इसके अलावा जो है ना माँ बाप के साथ, बेटे हैं तो बेटों के साथ, बेटियों के साथ बोला करें, उनसे मसाइल डिस्कस किया करें, मोबाइल पे नहीं, आमने सामने बोला करें। और जो अगर एक आध अबू का दोस्त मिल जाए या अम्मी की सहेली कोई मिल जाए तो उनके साथ भी जो है ना वो इंटरेक्शन किया करें, आपको बड़ा मजा आएगा। बहरहाल अपने मुद्दों पे आते हैं। जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा रोना पीटना है, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन इससे पहले काफी अरसे बाद आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सब्सक्राइबर हैं तो लाइक करें, लाइक्स कम होना शुरू हो गए हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वीडियो को ना स्पीड पे ना लगाया करें। जो भी थोड़े बहुत लोग सुनते हैं ना वो वीडियो को एक तो स्पीड पे ना लगाया करें, इस तरह मजा भी नहीं आता और जो है ना वॉच टाइम भी नहीं मिलता। तो आप एक साइड पर रख के इसको नॉर्मल स्पीड पे चलाया करें और इसको पूरा देखने की, मसलन 20 लोग देखते हैं ना तो पूरा देखा करें, और अगर पसंद ना आए तो फिर कभी ना देखा करें, फिर दफा करें, चैनल को ही दफा करें। तो जो जब क्लिक करते हैं तो पूरा देखा करें, वॉच टाइम बहुत कम आ रहा है। आखिर बात ये कि हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया है। गंदम का सीजन यहाँ पे जो है ना वो शुरू हो गया है। इस दफा हमने एक इजाफा किया है एक मेंबर की रिक्वेस्ट पे कि इस दफा हम दाने भी डालेंगे भड़ोलों में। यानी यहाँ पे तकरीबन जो है ना 7,000 से लेकर 10,000 का 100 किलो मिल रहा है गंदम का, जिसे वो बोरी कहते हैं, 7,000 से 10,000 का। तो हमने दाने, क्योंकि दाने घर में पड़े हो ना तो बंदा प्याज से भी रोटी खा लेता है, चटनी से भी रोटी खा लेता है। तो वो प्रोग्राम हमारा शुरू हो गया है। आपकी डोनेशन भी शुरू हो गई है, IBN नंबर भी है, मेरा कई लोगों के पास अकाउंट नंबर भी है और ईजी पैसा नंबर भी है। तो बिल्कुल दिल खोलकर, आपके लिए थोड़ा होता है लेकिन जब वो मिलता है, जिस तरह मैंने रमजान और ईद का जिक्र किया कि 21 लाख और 71,000 रुपये हमारा इकट्ठा हो गया था और हमने जो कुछ किया वो आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। एक दिन इकट्ठे होना है ना, तो बहरहाल उसमें लाजमी जो है वो शिरकत करें। उसका कहना था क्या जो सारे जनरल्स हैं, आर्मी चीफ्स हैं, वो बुरे होते हैं? हमारे ख्याल में सारे बुरे नहीं होते, हाँ 99.99% होते हैं। किस तरह, यह मुलाहिजा करें। उसका कहना था मेरे अंदर आग लगी है, इस आग ने मेरे अंदर की वफा, मेरी शफकत, मेरी मोहब्बत और मेरी वफादारी को जलाकर राख कर दिया है। मैं जब भी इस मुल्क,
इस मुल्क की रूलिंग एलीट और इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में सोचता हूं तो मेरा जिस्म भांबड़ बन जाता है। भांबड़ आग के एक बहुत बड़े अलाव को कहते हैं और मेरे अंदर आतिशफिशां दहकने लगता है। मुबश्शिर भट्ट के मुंह से हकीकतन आग निकल रही थी। उसका माथा पसीने से शराबूर था और शिद्दत जज्बात से उसके हाथ कांप रहे थे। मैं सत्य के आलम में उसकी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी अपने दादा, अपनी दादी, अपने तायाजी और अपने वालिद को हंसते नहीं देखा। मैं इस बात पर हमेशा हैरान होता था। एक दिन मैंने अपने तायाजी से इसकी वजह पूछी। तो जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो चंद सेकंड के लिए रुका, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे तायाजी ने बताया, हम लोग अपनी हंसी 1947 में अमृतसर छोड़ आए थे और उसके बाद हमने जब भी हंसने की कोशिश की हमारे मुंह से सिसकी और चीख के सिवा कुछ न निकला। मेरे तायाजी ने बताया, हम लोग 1947 में 6-6, 7-7 साल के बच्चे थे। हमारी एक जवान और खूबसूरत बहन थी। जब अमृतसर में फसादात शुरू हुए और मुसलमान लड़कियां अगवा होने लगी तो तुम्हारे दादा को महसूस हुआ शायद हम ज्यादा देर जिंदा न रह सके। उनको खतरा था उनके बाद सिख उनकी बेटी की बेहुरमती करेंगे। लिहाजा एक दिन वो हमारी बड़ी बहन को कोठड़ी में ले गए। वहां वो बाप बेटी देर तक गुफ्तगू करते रहे। जब वो बाहर आए तो दोनों की आंखों में आंसू थे। हमारे वालिद ने हमारी मां और हम सब को कमरे में बंद किया और हमारी बहन को लेकर सहन में चले गए। मैं दरवाजे की दराड़ से बाहर झांकने लगा। हमारे वालिद ने हमारी बहन को सहन में लिटाया, उसके कंधे पर घुटना रखा और छुरी से उसका गला काट दिया। हमारी बहन ने एक दर्दनाक चीख मारी और उसके बाद फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। हमारा वालिद सजदे में गिर गया और जब तक बहन की जान न निकली वो सजदे में पड़े रहे। वो अल्लाह ताला से पाकिस्तान के इस्तेहकाम की दुआ मांगते रहे। उसके बाद जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनका मुंह तक हमारी बहन के लहू से रंगा हुआ था, चेहरे पर भी खून था। हमारी मां ने बेटी की लाश देखी तो वो बेहोश होकर दहलीज पर गिर गई। उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है। हम जब भी हंसने लगते हैं तो हमें अपनी बहन की चीख याद आ जाती है और हमारी आंखें गीली हो जाती हैं। मुबश्शिर भट्ट ने आंखों पर हाथ रखे और फूट फूट कर रोने लगा। कमरे की फिजा सोगवार हो गई। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे किसी ने मेरे सांस की नाली पर पत्थर रख दिया हो। थोड़ी देर बाद उसने सर उठाया और कांपती हुई आवाज में बोला, क्या तुम लोगों में से किसी ने इस मुल्क के लिए इतनी कुर्बानी दी थी? हम चुप रहे। वो चंद लम्हे खामोश रहा और इसके बाद बोला, मेरे ताया जी का कहना था पाकिस्तान हमारी बहन की लाश पर बना था। मैंने अपने ताया जी की बात पल्ले बांध ली और उसके बाद इस मुल्क को हकीकतन अपना मुल्क समझने लगा। लेकिन फिर 1977 आ गया। एक दिन हमारे घर पुलिस आई। हमारे ड्राइंग रूम में भुट्टो साहब की तस्वीर लगी थी, इमरान खान की तस्वीर लगी थी। 2022 कह लें। उन्होंने ये तस्वीर उतारी और मेरे वालिद को गिरफ्तार करके ले गए। जिया साहब, मेरे वालिद पर मुकदमा चला और मेरे वालिद ने भुट्टो के साथ अकीदत का, मोहब्बत का जुर्म तस्लीम कर लिया कि मुझे इमरान खान से मोहब्बत है, मुझे भुट्टो से मोहब्बत है। फौजी अदालत ने उन्हें सरेआम कोड़े मारने का हुक्म जारी कर दिया। मिलिट्री कोर्ट ने। मुबश्शिर भट्ट जरा देर के लिए रुका और एक लंबा सांस
लंबा हो का भर कर बोला। मैं उस वक्त 7 वर्ष का बच्चा था। एक दिन शहर में ऐलान हुआ, मोहम्मद अकरम मुबशर भट्ट का वालिद को शहर के मरकजी चौक में कोड़े मारे जाएंगे। हमारे घर में सफे मातम बिछ गई। मैं घर वालों से छुपकर चौक में चला गया। चौक में पूरा शहर जमा था। मेरे वालिद को लाया गया, उनके कपड़े उतारे गए, उन्हें टिकटिकी पर चढ़ाया गया और मेरे सामने उन्हें कोड़े मारे गए। मेरे वालिद के मुंह से हर कोड़े पर चीख निकलती थी। भुट्टो की तस्वीर, इमरान खान की तस्वीर, ये जुर्म था। मैंने अपने कानों, अपनी आंखों से अपने वालिद को चीखते देखा। ये सारी चीखें आज तक मेरे अंदर रिकॉर्ड हैं। लोग मेरे वालिद को उठाकर घर लाए और उसे चारपाई पर डालकर चले गए। मैं अगले 10 दिन अपने हाथों से अपने वालिद के जख्मों पर बर्फ लगाता रहा। लिहाजा आप लोग मुझसे पूछो कोड़े क्या होते हैं, तुम मुझसे पूछो जख्म क्या होते हैं। और जब इन जख्मों पर बर्फ रखी जाती है तो जख्मी के मुंह से किस किस्म की सिसकी निकलती है। वो एक बार खामोश हो गया। मुबशर भट्ट ने नफरत से हमारी तरफ देखा और कड़कते लहजे में बोला, मुझे बताओ, एक ऐसा शख्स जिसने इस मुल्क की तश्कील के लिए अपनी जवान बहन की कुर्बानी दी हो, क्या वो इस मुल्क में इस सलूक का हकदार था? मुझे बताओ, जिस शख्स के वालिद ने गैरत और बेहुरमती से बचने के लिए अपनी जवान बेटी ज़िबा कर दी थी, क्या उसका बेटा इस सलूक का रवादार था? हम लोग खामोश रहे। वो इसी कड़कते लहजे में मेरे बाप का क्या कसूर था? क्या नजरियात, क्या किसी सियासी पार्टी का ओहदेदार होना पीटीआई, और क्या किसी जमहूरी लीडर को पसंद करना इमरान खान जुर्म है? और क्या ड्राइंग रूम की दीवार पर किसी लीडर की तस्वीर लटकाना गुनाह है? ये मैंने पीछे रखी हुई है, आप लोगों को दिखाता नहीं हूं, लेकिन ये मेरे टेबल पे पड़ी है। आप छापा पड़े और मुझे जो है ना, वो ये पता है मैंने कितने की खरीदी है? इसका वो 1200 रुपया मांग रहा था, 1200 रुपया। और बड़े जो है ना, वो मस्कीनी से मैंने भाव तो करके, मेरा ख्याल है 500 की या 600 की ली थी। रेडी भरी हुई थी और मैं इस बात पे खुश था कि क्या बंदा है, रिज्क लगा हुआ है सदर में, पिंडी सदर में। क्या बंदा है कि लोग रिज्क कमा रहे हैं। रेडी भरी हुई थी, यकीन करें। एक तो मैंने रेडी वाले का ख्याल किया और एक दुनिया के सबसे खूबसूरत बंदे का। ये अब इस पे पकड़ के ले जाएं, फांसी दे दें, कोड़े मारें, कपड़े उतारें, बरना करें, दिलेर हैं, बहादुर हैं। पानी पे कब्जा है, कश्मीर आजाद नहीं हुआ, किबला अव्वल यहूदियों के पास है। ये मैंने भी खरीदी थी ये, और ये हर वक्त इधर पड़ी रहती है, ये मेरे सामने। और इसके ऊपर लिखा हुआ है, चोरों का दुश्मन, गरीबों का यार, कैदी नंबर 804। ये मेरे पास भी पड़ी है टेबल पे। तो क्या जुर्म है सियासी नजरियात रखना, किसी को पसंद करना जुर्म है? ये जो है ना, हम लोग खामोश रहे। वो इसी कड़कते लहजे में बोला, मेरे बाप का क्या कसूर था? क्या नजरियात, किसी सियासी पार्टी का ओहदेदार होना और किसी जमहूरी लीडर को पसंद करना, और क्या ड्राइंग रूम की तस्वीर पर भुट्टो या इमरान खान की तस्वीर लटकाना गुनाह है? मुझे बताओ, मेरे खानदान, मेरे वालिद और मुझे इस मुल्क का क्या फायदा हुआ? हम खामोश रहे। उसने कहा, हुकूमत ने 1979 में हमारी सारी जायदाद जब्त कर ली थी।
میرے والد کی نوکری اور کاروبار پر پابندی لگ گئی تھی۔ پوچھیں پی ٹی آئی والوں سے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ان 4 سالوں کی رودات کسی نے لکھ دی نا، اور بندہ ہوا میری طرح، آپ ہٹلر کو، میسولینی کو، چنگیز کو، کیونکہ وہ جاہل تھے، ان کو بھول جائیں گے آپ، قسم خدا کی ان کو بھول جائیں گے۔ ایک گاؤں میں لڑکے کو فوت ہوئے 3-4 سال ہو گئے ہیں، 2 سال ہوئے ہوں گے، اس کے وہ سمن آتے ہیں سرگودا سے، وہ فوت ہو گیا لڑکا، میں نے بھی جنازہ پڑھا، دفنا دیا، سمن ابھی بھی آتے ہیں کہ تاریخ ہے فلاں، تاریخ ہے تمہاری سرگودا میں، ابھی بھی بلاوا آتا ہے۔ کیا بات کرتے ہیں آپ، کیا بات کرتے ہیں؟ جائیداد ضبط کر لی، نوکری چلی گئی، کاروبار پہ پابندی لگ گئی، اور مجھے خاندان چلانے کے لیے ہوٹل میں ویٹری کرنا پڑی تھی۔ یہ محبت کریں گے یہ جین زی الفا؟ اور تم لوگ کہتے ہو میں حب الوطن شہری کی طرح اس ملک کی خدمت کروں؟ کیوں کروں؟ مجھے کوئی جواز بتاؤ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کمرے میں طویل عرصے تک خاموشی رہی۔ وہ ذرا دیر بعد بولا، ایسے بنتے ہیں لوگ دہشت گرد۔ میرے اندر جھانک کر دیکھو، میرے اندر ایک دہشت گرد کنگ بیٹھا ہوا ہے، ٹیررسٹ کنگ بیٹھا ہوا ہے۔ تم اس دہشت گرد کو مطمئن کر دو، میں اس ملک کا سب سے بڑا محب وطن بن جاؤں گا۔ میں نے اس سے عرض کیا، اب میری باری تھی۔ یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا، کیا اس میں اسلام کا کوئی قصور تھا؟ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا اس میں مکہ، مدینہ اور کوفہ کا کوئی قصور تھا؟ کیا اس میں ساری اسلامی ریاست کا کوئی قصور تھا؟ کیا اس قتل میں تمام مسلمان شریک تھے؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس سے عرض کیا، بٹ صاحب، ہماری اپروچ ٹھیک نہیں۔ ہم لوگ دوسرے لوگوں کے لگائے زخموں کا بدلہ ملک، نظریے اور اداروں سے لیتے ہیں۔ یہ پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ گالی جو ہمیں لوگوں کو دینی چاہیے، لوگوں کو، ہم وہ گالی ملک اور نظریے کو دیتے ہیں۔ آپ شریف خاندان، زرداری خاندان، جنرل عاصم منیر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان سمجھتے ہیں۔ یہ پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان ہے 7,96,096 مربع کلومیٹر۔ پاکستان ہے پنجاب، KPK، سندھ، بلوچستان۔ پاکستان ہے آزاد کشمیر۔ پاکستان ہے گلگت بلتستان۔ یہ پاکستان ہے۔ ان کو گالیاں دیں، صبح دوپہر شام دیں، ایسی ایسی گالیاں دیں کہ الٹیاں آئیں۔ یہ پاکستان نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ اس میں فرق کریں، ریاست اور حکومت میں فرق کریں۔ ریاست اور چیز ہوتی ہے، حکومت اور چیز ہوتی ہے۔ ان کو آپ سوتے ہوئے گالیاں دیں، بد دعائیں دیں، اٹھتے ہوئے گالیاں دیں، بد دعائیں دیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ جی بٹ صاحب، یقین کیجئے، وقت کا یزید برا ہوتا ہے، وقت کا جنرل عاصم منیر برا ہوتا ہے، وقت کا شہباز شریف برا ہوتا ہے، وقت کا آصف علی زرداری برا ہوتا ہے، وقت کا محسن نقوی برا ہوتا ہے، وقت کا IG ڈاکٹر عثمان برا ہوتا ہے، وقت کا یایا آفریدی برا ہوتا ہے، وقت کا امین الدین خان برا ہوتا ہے، وقت کا سرفراز ڈوگر برا ہوتا ہے۔ اس دور کا اسلام نہیں، یہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اس دور کا اسلام برا ہے؟ اسلام تو وہی ہے، آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس کو سمجھیں۔ جنرل عاصم منیر اور اسلام مختلف چیزیں ہیں۔
आप फर्क नहीं कर पाते। कूफे वाले बुरे होते हैं, कूफा नहीं, पाकिस्तानी बुरे हैं, कौम बुरी है, पाकिस्तान नहीं। और अबू जाहिल जालिम होते हैं, मक्का नहीं, जर्नैल जालिम होते हैं। आसिम मुनीर का टोला जालिम होता है, पिंडी नहीं। लेकिन हम लोग मक्के वालों के जुर्मों की सजा मक्का को देते हैं, और हम अबू लहब के जुर्मों का बदला हजरत बिलाल जैसे लोगों से लेते हैं। भट्ट साहब मुझे बताइए, क्या ये ज्यादती नहीं, क्या ये जुल्म नहीं? मुबश्शिर भट्ट ने लंबी सांस भरी, कुर्सी के साथ टेक लगाई और पीछे की तरफ झूल गया। कमेंट्स करने हैं कि आपको कितने जर्नैल, कितने परसेंट? सारे बुरे नहीं होते, 99.99% बुरे होते हैं। सारे बुरे नहीं होते, सारे जज बुरे नहीं होते, 99.99% बुरे होते हैं। ठीक है जी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, इन्होंने रेट बताया सीडीए का। ये कहते हैं कि जी जो कम से कम रेट है ना रिश्वत का, तो वो 10 लाख रुपए है। सीडीए, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आज आपको एक और खूबसूरत बात बताता हूं, आपको नहीं पता होगा, डेफिनेटली आपको नहीं पता होगा। ये सीडीए अयूब खान के दौर में बना, उस वक्त कैपिटल बना कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको डेवलप करें। बड़ा खूबसूरत था, जंगल था। इसका पहला चेयरमैन कौन था पता है आपको? इसका पहला चेयरमैन था मेरी जिंद मेरी जान, वन ऑफ माय फेवरेट, जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान। इसका पहला चेयरमैन था। तो फिर इस्लामाबाद की जो नहूसत है, जो इसमें मनहूस लोग हैं, जो आप खुद अंदाजा कर लें, डॉट कनेक्टिंग कर लें, वहां पे 10 लाख रिश्वत है। बता कौन रहा है? वजीर दाखिला। वजीर दाखिला बता रहा है 10 लाख, तो इसका मतलब है कि ज्यादा है। वजीर दाखिला को कम बताई गई है ना, कि अपने आप को शरीफ बताया गया है कि हम तो बड़े नमाजी, परहेजगार और बड़े शरीफ लोग हैं, हम सिर्फ 10 लाख रुपया। वजीर दाखिला कह रहा है, हमें बता रहा है, इतला दे रहा है। हालांकि ये काम हमारा है, हम आपको रिपोर्ट करें कि जी सीडीए में 10 लाख से रिश्वत स्टार्ट होती है, ख्याल करना है, जेब में 10 लाख रुपया लेके जाना है। लेकिन ये वजीर दाखिला बता रहा है कि जो है ना वो 10 लाख रिश्वत है। ठीक हो गया, पता चल गया, खासकर जो मेरे पाकिस्तानी बहर हैं। और दूसरा, मैंने आपको एक जो आप नेकी का काम करते हैं तो वो तो आप करें, मैं डाकिया हूं, लेकिन आप चैनल को लाजमी सपोर्ट करें। ये चैनल जो है ना फिर वो खुद ब खुद ही एलिमिनेट हो जाएगा। पाकिस्तान के हालात आपके सामने, और मैं अक्सर अपने बैरून मुल्क दोस्तों को, माओं को, बहनों को कहता हूं, पाकिस्तान में फिर आपको पता है हालात भी खराब हैं, और जो है ना वो इकट्ठे करने का रुझान भी ज्यादा है। तो मैं उनसे कहता हूं चैनल को पर्सनल सपोर्ट किए करें, लाजमी फाइनेंशियली तौर पे। कोई ऐसा चट्टा है, इसकी जब तस्वीर आती है तो ये दरमियान में खड़ा होता है, एक तरफ बड़ा गंजा, दूसरी तरफ छोटा गंजा, और ये पाकिस्तान में आता है तो इसको सरकारी प्रोटोकॉल मिलता है, सरकारी प्रोटोकॉल। हदवाने की तरह इसका सर है, जो है ना एहसन चट्टा का। और ये मेरा चैलेंज है कि जो ये वीलॉग करता है, ये अपनी बेटी को सुना दे, ये अपनी बीवी को सुना दे कि ये मैंने वीलॉग की है। उसमें वो जो गालियां देता है, और इसको फॉलो कौन करती है? मुख्यमंत्री शौकीन है, आपको पता है। जो शख्स गालियां देता है, जो शख्स, उसको मुख्यमंत्री फॉलो करती है। हालांकि मजहबी घराने से ताल्लुक है, मजहबी घराने से। ये मैं आपको बता रहा हूं, एहसन चट्टा। आजकल ये इसार राना और समीना पाशा, और वो हमारे दोस्त खरल साहब, आप इसार राना पे जो इसने वीलॉग किया है ना, वो ख्याल करना है, किसी बहन, बेटी, मां, वहां नहीं सुनना।
وہاں نہیں سننا، جب باہر نکل جانا ہے یا اپنے کمرے میں یا وہ کنوں میں جو ٹوٹیاں ہوتی ہیں وہ لگا کے سننا ہے. اس کو سرکاری پروٹوکول ملا ہے. یہ ہے نا تصویریں پھینکنے والے بے نظیر اور نصرت بھٹو کی، ہیلی کاپٹر سے یہی تھے. اب یہ احسن چٹ ہے، اس کو فالو کرتی ہے مکھیہ منتری. یہ اور الزام پی ٹی آئی پہ وہ گالیاں دیتے. میں نے کہا ہے کہ ذائقے کے لیے اس احسن چٹھا کو سن لیں 2 منٹ یا 3 منٹ، یا تو آپ الٹیاں آ جائیں گی، کیونکہ جو الفاظ یہ استعمال کرتا ہے نا دوسروں کی ماں بہنوں کے لیے. بہرحال اس کو سرکاری پروٹوکول ملتا ہے اور اس کو مکھیہ منتری فالو کرتی ہے. ٹوئن ٹاور ہیں اسلام آباد میں. آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے رپورٹ کیا تھا نور پور شاہاں اور بری امام اور سید پور، پاکستان بننے سے پہلے کی یہ وادیاں، پاکستان بننے سے پہلے کی، ان کی قبرستان وہاں پہ. حکومت نے سڑکیں بنائی، حکومت نے گیس دی، کنیکشن دیے، بجلی دی، سارا کچھ دیا. اچانک محسن نقوی کو خیال آیا کہ یہاں پہ ہم نے جو ہے نا ٹرمپ ٹاور بنانے ہیں، یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم نے ریڈ لائٹ ایریا بنانا ہے دبئی کے طرز پہ. کہ ویسے بھی اسلام آباد میں نے آپ کو رات کو 10 بجے کے بعد بتایا ہے کہ رات کو 10 بجے کے بعد کسی ہوٹل میں چلے جائیں، اگر کوئی آپ کو گھسنے دے تو بڑے ہوٹل میں نہ پوچھو. پھر آپ کہتے ہیں آپ الفاظ کا غلط استعمال کرتے. نہیں کرتا بھائی، یہی کہہ رہا ہوں کہ نہ پوچھو، بس سمجھ جاؤ. تو ان کے بلڈوزر چلا دیے گئے. وہ بیوہ عورتیں، وہ یتیم بچے، وہ 13,000 گھر. اب ایک ٹوئن ٹاور ہیں، یہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو 40 منزلہ. اس میں آرمی کے ایک چیف کا گھر ہے، اس میں سابق چیف جسٹس کا گھر ہے، اس میں کشمالہ طارق جو ہلکا اس کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آتے تھے، بہت زیادہ پیسے آتے تھے اس کے اکاؤنٹ میں. یہ مشرف کی دریافت تھی کشمالہ طارق. پھر خواجہ آصف کا اکاؤنٹ کشمالہ طارق کے اکاؤنٹ میں. بس اس میں خواجہ آصف کے بیٹے کا بھی گھر ہے. وہاں پہ آدھی رات کو پولیس پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ خالی کرو خالی کرو خالی کرو. یہ غیر قانونی ہے. آدھی رات کو پہنچ گئے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہر طرف چیخو پکار، میڈیا، ٹرانسمیشنیں شروع ہو گئی. یہ کیا طریقہ ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے مطلب سمجھ رہے ہو؟ نور پور شاہاں، سید پور، بری امام، سمیش 2 پاکستان. کمیٹی بن گئی راتوں رات کمیٹی بن گئی کہ مسئلہ چیک کریں. میں نے بتایا آرمی چیف کا گھر ہے، اپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر. سارے تو برے نہیں ہوتے، کس نے کہا ہے آپ کو؟ ایک تو یار آپ پتنی عجیب لوگ ہیں. اور میں نے کہا سارے برے نہیں ہوتے. اب 99.99% کے پیچھے آپ سارے بدنام کر دیتے ہیں. سارے برے نہیں ہونے بھائی، خدا نے بندے گال کو سمجھے نہ تو ہو نہ تو سا. اب کمیٹی بن گئی ہے کہ نہیں کوئی صلح صفائی. ایک اور زبردست بات، یہ بالکل اسلام آباد کا دل ہے، ریڈ زون کا. یہ 40 جو منزلہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو، میں نے بتا دیا کون کون رہتا ہے. جب امریکی وفد آیا، اور آپ لوگوں کے لیے اور خاص کر پنڈی اسلام آباد کے رہائشوں کے لیے بری خبر ہے کہ پھر مذاکرات شروع ہو رہے ہیں. سنا ہے اسلام آباد میں پھر وہ سرکس، تماشا، رچ کتنی بھیڑ، کتنی دوڑ، وہ پھر صورت اڑا لیے. بہرحال جی،
کہ یہ 40-40 منزلیں. جب وفد آیا نا تو کسی نے ان کے اوپر بیٹھ کے یا ان کی چھت پہ بیٹھ کے کوئی فوٹیج بنائی، کوئی تصویر بنائی مالکوں کی، آقاؤں کی، اور اگر ان کو کچھ ہو جاتا، اگر ان کو فلیش لگ جاتی، پھر کیا ہوتا، ہمارا کیا بنتا. یعنی ہم نے تو آزاد کشمیر کو، یعنی مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے، اس میں خلل آتا. ہم نے مسجد اقصی واپس لینی ہے، اس میں خلل آتا. تو وہاں پہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ کسی نے بیٹھ کے فوٹیج بنائی اور کسی نے بیٹھ کے تصویر بنائی. یہ بھی ایک. تو اب اس کو جو ہے نا گرانے کے لیے پولیس پہنچی، باہر نکلو گرانا. نسلٹ ٹاور یاد ہوگا کراچی میں، چیف جسٹس جو ہے نا وہ گلزار احمد تھے، کراچی والا نسلٹ ٹاور. یہی حال یہاں کرنے لگے تھے، لیکن اگلے نکل آئے. اگلے آخر دتائی پاکستان نے قانون کو، دتائی توارے آئین کو، دتائی توارے سارے فیصلے کو، دتائی تواری عدالتنی. اگلے نس گئے اور وزیر اعظم نے دل پہ پتھر رکھا. پتہ نہیں دل پہ رکھا یا کسی اور جگہ پہ رکھا. راتوں رات کمیٹی بنی. اب کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ان ٹوین ٹاورز کے بارے میں. مضمون سمجھ گئے ہو اس میں کون کون رہتا ہے، کون کون رہتا تھا. اور وہ کبھی جائے نا، یہ نورپور شاہ بڑے خوبصورت علاقہ ہے. نورپور شاہ بڑا خوبصورت ہے، بالکل پہاڑی کے دامن میں. سید پور میں نے تو دیکھے ہیں، بڑی امام دیکھا ہے میں نے، گیا ہوں. بالکل پہاڑ کے دامن میں سر سبز پہاڑ ہے. ادھر آپ جائیں نا وہ میدان ہی میدان، زندہ لوگ، یعنی لوگوں کے ٹین کے وہ بکسے، بسترے، چارپائیاں، بیوہ عورتیں، یتیم بچے، اتنا بڑا قبرستان. جب وہ ایک بزرگ کہہ رہا تھا کہ پاکستان تو تھا ہی نہیں جب ہم یہاں رہتے تھے. وہ کہتا ہے پاکستان تو تھا ہی نہیں. لیکن ٹوین ٹاور پہ بیٹریاں ڈاؤن ہو گئی ہیں. اب کمیٹی بن گئی، آپ کو پتا ہے کمیٹی بن گئی ہے. کمیٹی لٹرن بٹرن، یا تو ان کو اربوں روپے دیا جائے گا، اگر اول تو گرے گا نہیں. اگر گر بھی گئے وہ ٹوین ٹاور تو اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، چینل دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، چینل کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اوکھی منزل ہے، ان کے ساتھ عدل نہ کرے، ترازو نہ لگائے، بلکہ ان کے ساتھ رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے. جو برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.